हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 10 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं। डेली की जो पीडीएफ होगी वो आपको एग्जाम इंजन के एप्लीकेशन पर ही मिला करेगी, जैसे कि अभी तक मिलती थी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है डेली करंट अफेयर का। तो वहीं पर जो डेली के करंट अफेयर होंगे वो आंसर की के साथ और साथ में उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके कंटेंट है वो सब आपको इसी पीडीएफ में वहीं पर मिल जाया करेगा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तक हमारे करंट अफेयर वरुण अवस्थी चैनल, जो कि प्राइम चैनल है, उस पर आया करते थे, लेकिन अब से डेली के करंट अफेयर सुबह 4 बजे आपको यहीं पर एग्जाम इंजन के यूट्यूब चैनल पर मिला करेंगे। तो पहली चीज तो यह कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि माता वैष्णो देवी मंदिर जो है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है त्रिकूट पहाड़ियों पर। कहां पर? त्रिकूट की पहाड़ियों पर। और ये कहां पर पड़ती हैं? ये जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा के पास मौजूद रईसी डिस्ट्रिक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? रईसी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर त्रिकूट की पहाड़ियों पर स्थित है माता वैष्णो देवी मंदिर। वैसे अगर देखा जाए तो कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर की जो डिस्टेंस है ये 13 किलोमीटर की है। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चेन्नई के अंदर भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो चेन्नई के अंदर एक ऐसा वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर ड्रोन चलाने की आपको स्किल प्रोवाइड करी जाएगी, इसका उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। अनुराग ठाकुर इस टाइम पे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। आपको ध्यान रहे, इसी साल के शुरुआत में मार्च के महीने में भारत में पहली बार ड्रोन स्कूल भी खोला गया था। ये ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया था? तो इसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया था। कहां पर? ग्वालियर में। और इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मिलकर किया गया था। तो दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। उस टाइम पर ड्रोन स्कूल की शुरुआत करी गई थी और ये जो सेंटर खोला गया है चेन्नई में, ये वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मतलब वहां पर आपको फिजिकल प्रेजेंट रहकर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आप घर बैठे वीडियोस के माध्यम से ड्रोन स्किलिंग ले सकते हो यहाँ पर। ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसी के तहत गरना एरोस्पेस जो है भारत की, जो कि चेन्नई में है, उनके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 777। क्या नाम है? ऑपरेशन 777। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे भारत के अंदर 777 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म खोले जाएंगे ड्रोन स्किल प्रोवाइड करने के लिए। गरुड़ा एरोस्पेस अभी कुछ टाइम पहले ही एक नई कंपनी बनी थी जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ड्रोन बनाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इस बार कौन से शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा? तो इस बार 2023 में 8 से 10 जनवरी तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाएंगे इंदौर में। कहां पर? इंदौर में। और यहां पर जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो यह कि इस बार चीफ गेस्ट कौन होंगे? कौन होंगे चीफ गेस्ट? तो आपको ध्यान रखना है, इस बार के चीफ गेस्ट है मोहम्मद इरफान अली। कौन है? मोहम्मद इरफान अली। अब ये कौन है? आपने एक देश का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्यूनिया। क्या बोलते हैं? ग्युआना। तो ग्युआना के ये प्रेसिडेंट है। और साथ में यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट मेंबर भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जेनेटा मैक्रेनस। क्या नाम है? जेनेटा मैक्रेनस। अगला क्वेश्चन है, और आप लोगों को तो पता ही है ना प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। आजादी का जो मूवमेंट चल रहा था, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसमें सपोर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कार्तिकाई दीपम रथ उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये जो कार्तिकाई दीपम रथ उत्सव है
इसका शुभारंभ हर साल किया जाता है तमिलनाडु में। वैसे पिछले 2 साल से इसको नहीं मनाया जा रहा था कोविड पैंडेमिक की वजह से। तमिलनाडु के मदुरई में इसको मनाया गया। अब सवाल ये उठता है ये किस तरीके का दीपम उत्सव है। तो ये एक तरीके का एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग दीप जलाते हैं और भगवान को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? तो ये भगवान शिव से एसोसिएटेड त्योहार है। इसमें भगवान शिव को एक तरीके से लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं, उनको बुलाते हैं दिल से और उनकी याद में दिए जलाते हैं। तो इसी वजह से इसको दीपम उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह केवल तमिलनाडु में ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी, केरल, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमुख त्योहार हैं जो कि हर साल मनाए जाते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि एक आपसे पूछा जाता है जलीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोला जाता है नत्यांजलि फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? नत्यांजलि फेस्टिवल। ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं थाईपुसम। अब ये थाईपुसम क्या है? थाईपुसम में जो महिलाएं होती हैं वो खीर बनाती हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग उसे खीर बोलते हैं, उसको वहां पर थाईपुसम बोला जाता है। ठीक है, तो दूध में चावल को बॉयल करके पका के अच्छे से फिर उसका भोग लगाया जाता है देवताओं को। इसको बोला जाता है थाईपुसम त्योहार। तो ये सारे त्योहार हैं, मुख्य त्योहार हैं तमिलनाडु के जो कि वहां पर मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में इस टाइम पे एम.के. स्टालिन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये हैं आर.एन. रवि। आर.एन. रवि पहले नागालैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। और गुजरात से याद आ गया, आपको बताइए 2 दिन पहले एक बार फिर से विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली है गुजरात में। तो बीजेपी ने सरकार बनाई है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे भूपेंद्र पटेल। गुजरात में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड की तरफ से 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है गॉबलिन मोड को। किसको? गॉबलिन मोड। आपको पता है गॉबलिन मोड का मतलब क्या है? गॉबलिन मोड का मतलब यह है कि एक इस तरीके का बिहेवियर जो कि किसी से अपॉलॉजी ना मांगता हो, मतलब जो कि अपनी गलती ना माने, साथ में लालची हो, आलसी हो, इस तरीके का बिहेवियर गॉबलिन मोड कहलाता है। तो ऑक्सफोर्ड की तरफ से 2022 में इसको डिक्लेयर किया गया है। अभी कुछ टाइम पहले ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2022 के लिए परमा क्राइसिस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था? तो ध्यान रखना ये है कॉलिंस डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? कॉलिंस डिक्शनरी, जिसने इस साल परमा क्राइसिस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। और इसके अलावा एक और एजेंसी है जिसको बोलते हैं मैरियम वेबस्टर। यहां पर मैं लिख देता हूं मैरियम वेबस्टर। इन्होंने 2022 के लिए गैस लाइटिंग को 2022 वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, वैसे अगर बात करी जाए गॉबलिन मोड की तो आपको पता है ये सबसे पहले 2009 में ये वर्ड यूज किया गया था, लेकिन पिछले साल ये एकदम से हिट कैसे हो गया? तो ये हिट ऐसे हो गया कि एक रैपर है जिनका नाम है केन वेस्ट। क्या नाम है? केन वेस्ट। इन्होंने पिछले साल अपने रैप में इस वर्ड का यूज कर दिया गॉबलिन मोड का। तब से एकदम से सोशल मीडिया में छा गया और हर एक व्यक्ति इसका यूज करने लगा इस तरीके से, और तब से इसका मीनिंग भी देखने को मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और इन्होंने अपनी डिक्शनरी के माध्यम से इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो मनाया जा रहा है, यह कौन से शहर में मनाया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर जो है यह मनाया जाएगा कहां पर? इटली की कैपिटल रोम में। अब सवाल ये उठता है कि यह बाजरा वर्ष क्यों मनाया जा रहा है भाई? आप में से जो पुराने स्टूडेंट होंगे मेरे, उनको याद होगा मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि भारत पिछले 5 साल से यूनाइटेड नेशंस में यह अपील कर रहा है कि बाजरा दिवस भी मनाया जाए, मतलब मिलेट डे भी मनाया जाए। अब भारत ऐसा कर क्यों रहा है? भारत इसलिए कर रहा है ऐसा कि दुनिया में हम कुछ और चुनिंदा ऐसे देशों में से हैं जहां पर बाजरे का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। तो अगर हम बाजरे का उत्पादन इतना ज्यादा कर रहे हैं और साथ में ये एक ऐसा ग्रेन है जिसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो दुनिया भर में इसका जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा, भारत सरकार उतना ही बाजरा इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएगी और इसका सीधा फायदा हमें मिलेगा। तो इस रीजन से यूनाइटेड नेशंस में पिछले 5 साल से भारत सरकार अपील कर रही थी और फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने पिछले साल अप्रूवल दे दिया था कि 2023 से हम लोग
बाजरा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है ये इटली से ही चालू किया जा रहा है, इटली में, रोम में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, पहले साल क्योंकि ये मनाया जा रहा है इसलिए इसका जितना भी खर्चा है वो भारत सरकार ही वहन कर रही है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। भारत में अगर बात करें तो जो हर साल जो खरीफ की फसल होती है उसमें मुख्य फसल है बाजरा। बाजरे की एक खास बात है, इसमें पानी भी कम लगता है कृषि में, और साथ में इसकी एक और खास बात है कि इसमें पैसा भी कम लगता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कम पैसे में, कम पानी की खपत में आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा की कृषि कर सकते हो। तो ये हमारे यहाँ के हर एक किसान के लिए भी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी और भारत सरकार के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंटरनेशनल मार्केट में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम और इस टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं क्यू डोंगयू। क्या नाम है? क्यू डोंगयू। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्पेन के अंदर चल रहे एल्ब्रिगेट ओपन चेस टूर्नामेंट में ये कौन है जो कि भारत के 77वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो स्पेन के अंदर एल्ब्रिगेट ओपन चेस टूर्नामेंट में अभी हाल ही में 77वें ग्रैंड मास्टर भारत के बन गए हैं। ये हैं आदित्य मित्तल। कहां से बिलोंग करते हैं? आदित्य मित्तल मुंबई से बिलोंग करते हैं। आपको पता है इनसे पहले और कौन कौन भारत के अभी पिछले कुछ महीनों में ग्रैंड मास्टर बने हैं? अगर आपसे पूछा जाए 76वें ग्रैंड मास्टर तो 76 अभी कुछ टाइम पहले बने थे प्रणव आनंद। क्या नाम है इनका? प्रणव आनंद। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये बने थे वी प्रणव। दोनों अलग अलग खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रणव आनंद जो हैं ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक से और वी प्रणव जो हैं ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस मनी जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इन्होंने अभी हाल ही में भारत के ग्रामीण एरिया में लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए किस बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है? इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि स्पाइस मनी के माध्यम से भारत के जितने भी ग्रामीण एरिया हैं वहां पर गांव वाले व्यक्तियों के द्वारा कोई भी अगर अकाउंट खोला जाएगा तो एक्सिस बैंक के माध्यम से उनको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब कोई भी उनका पैसा कटेगा नहीं मिनिमम बैलेंस होने पर। नोफिल अकाउंट की फैसिलिटी करंट हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, दोनों को ही दी जाएगी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और स्पाइस मनी जो है ये एक फिनटेक कंपनी है, इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। यहां पर एक खास बात है कि स्पाइस मनी एक्सिस बैंक के साथ इस पैक्ट के माध्यम से पूरे भारत भर के अंदर 10 करोड़ लोगों को टारगेट कर रही है। 10 करोड़ लोगों के खाते खोले जाएंगे जीरो बैलेंस अकाउंट पर। और अगर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बात करी जाए तो पूरे भारत भर में 700 डिस्ट्रिक्ट्स में फैसिलिटी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें इंटर्म जस्टिस या आप बोल सकते हो इंटर्म चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है ताशी राबस्तान। क्या नाम है? ताशी राबस्तान। इनको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इंटर्म चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है अली मोहम्मद मार्गे को। यहां पर मैं लिख देता हूं अली मोहम्मद मार्गे, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे मनोज सिन्हा की सरकार है। अभी कुछ टाइम पहले और अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम। और आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? इसके लिए आर्टिकल है 338 बी। 338 बी। 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए है, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के लिए है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338 बी जो है नेशनल कमीशन फॉर 338 बी जो है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो सीनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम है इसके बैटिंग कोच के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इस बार बैटिंग कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं ऋषिकेश कानितकर। कौन है? ऋषिकेश कानितकर। आप में से हो सकता है कई लोग इनके बारे में ना जानते हो, लेकिन ये भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेल चुके हैं।
इन्होंने 34 वनडे इंटरनेशनल भारतीय टीम के लिए खेले हैं। इसके अलावा 2 टेस्ट मैच भी खेले थे। इनका जो कार्यकाल था करीब करीब 1997 से इन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल में और साल 2000 तक खेला है भारतीय इंटरनेशनल टीम के लिए। तो अब ये महिलाओं की क्रिकेट टीम जो कि सीनियर क्रिकेट टीम है उसके बैटिंग कोच के रूप में सर्व करेंगे। इससे पहले ये अंडर 19 में भी कोच रह चुके हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने रमेश पवार को सक्सीड किया है। किसको? रमेश पवार को। और बाकी अगर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का मुंबई और इसके इस टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? जे शाह। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोलंबिया के अंदर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये है द वन एंड ओनली मीराबाई चानू। इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल मतलब रजत पदक एक बार फिर से जीत लिया है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि वर्ल्ड लेवल पर आयोजित करी जाती है, इसमें मीराबाई चानू ने दूसरी बार मेडल जीता है। पहली बार 2017 में इन्होंने गोल्ड भी इसमें जीता है और इस साल 2022 में इन्होंने इसमें सिल्वर जीता है। 2017 में जब इन्होंने गोल्ड जीता था तो आपको पता है इन्होंने कितना वजन उस टाइम पे उठाया था? उस टाइम पे इन्होंने 194 किलो उठाकर गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार इन्होंने 200 किलो उठाया है, फिर भी ये सिल्वर मेडल तक ही पहुंच पाई है। तो ये चीज दिखाती है केवल एक क्षेत्र में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में लगातार कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है साल दर साल। सवाल ये उठता है कि इस साल वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड किसने जीता है? तो इस बार गोल्ड जीतने वाली जो खिलाड़ी है इन्होंने 206 किलो वजन उठाया है। टोटल अगर बात करें, मीराबाई चानू ने 200 किलो उठाया है। तो इन्होंने जो 206 केजी उठाया है, ये चाइनीज खिलाड़ी है। इनका नाम है जियांग हुई हुआ। यहां पर मैं लिख देता हूं, जियांग हुई हुआ। तो इन्होंने इस बार गोल्ड जीता है यहाँ पर। और बाकी अगर बात करें कोलंबिया की, तो यहाँ की कैपिटल है बोगोटा। क्या बोलते हैं इसको? बोगोटा। और कोलंबिया में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेत्रो। गुस्तावो पेत्रो। अभी कुछ टाइम पहले इनको अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कौन है भारतीय मूल की जिनको प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल से सम्मानित किया गया है? मतलब कहने का ये है कि ये भारतीय मूल की शिक्षक हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाती हैं, तो वहां के सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर साइंस टीचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इनका नाम है वीना नायर और बेसिकली इन्होंने अपना करियर मुंबई से स्टार्ट किया था। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चली गई पढ़ाने और वहां पर इतना बेहतर कार्य इन्होंने किया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इनको सम्मानित किया है। एंथनी एल्बनीज अभी 3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी वॉल्केनो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन की तरफ से 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको नामित किया गया है? तो 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। और कुछ टाइम पहले आपको ध्यान रखना है, अभी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल जो हुआ था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है एस राजामौली को, जिनके द्वारा RRR मूवी अभी हाल ही में बनाई। यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की तरफ से एथलीट ऑफ द ईयर कौन रहे? तो ये अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एरोन जज। क्या नाम है? एरोन जज। ये एथलीट ऑफ द ईयर रहे हैं। और बाकी जो पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर नहीं आए हैं, अब ध्यान से सुनिए। पिछले 2 सप्ताह के करंट अफेयर बाकी हैं, वो मैं आपको वीकली के हिसाब से 2 वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार में 7 दिन के और एक बार में 7 दिन के। लेकिन जितनी भी पिछले 2 सप्ताह की करंट अफेयर की PDF है वो सब एग्जाम इंजन पे अपलोडेड है। आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, कल रात में ही मैंने अपलोड करा दी है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, बट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए। अब डेली सुबह का यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर लीजिए। पिछले कुछ टाइम से इसलिए मैं करंट अफेयर नहीं दे रहा था क्योंकि नया परिवार बना है और नए परिवार में सारी चीजें नए तरीके से हो रही थी, मैनेजमेंट भी मुझे देखना था। साथ में पिछले कुछ टाइम में आपको लंबी लंबी क्लासेस भी दी है मैंने SSC CGL प्री के लिए यूट्यूब पर, तो उन सारी चीज़ों के चलते करंट अफेयर इफेक्टेड रहे। बट अब डेली पैरामीटर पर करंट अफेयर उसी तरीके से आएंगे। आज का मेरा सवाल है आपसे,
भारत सरकार ने कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत भारत के 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था या राष्ट्रीयकरण किया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अब बात कर लेते हैं आने वाले एग्जाम्स को लेकर। एग्जाम इंजन में इस टाइम पे मैंने आपके लिए 3 बैच लॉन्च किए हुए हैं। ये 3 बैच कौन कौन से हैं इनको समझ लेते हैं। पहले मेरी पूरी बात समझिएगा, उसके बाद ही इन बैचेस के लिए आप जाइएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैच में आपको क्या चीज प्रोवाइड करी जा रही है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलत बैच में एनरोल कर ले रहे हैं खुद को, उनको चाहिए कुछ और वो एनरोलमेंट किसी और बैच में ले रहे हैं। पहली चीज तो बात कर लेते हैं सीएचएसएल वाले स्टूडेंट के लिए। सीएचएसएल का जो जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है, आप इसमें खुद को एनरोल कर सकते हो। इसकी फीस मैंने 799 रुपए रखी हुई है। आप अगर इसमें खुद को एनरोल करते हो तो हम आपको मर्ज कर रहे हैं इसी बैच में। कौन सा? ये जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ था अभी इसी महीने के स्टार्ट में, मतलब आप बोल सकते हो नवंबर के स्टार्ट में शुरू हुआ था। इस बैच में अभी तक मेरी 11 क्लास हो चुकी हैं। उसके आगे की क्लास आप लाइव देखोगे डेली 12:30 बजे जीएस की। एक दिन साइंस उसमें चल रहा है और एक दिन आपका बाकी जीएस चल रहा है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ये बैच कहीं अलग से नहीं चल रहा है। इस बैच पे अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो हम आपको इसी बैच में मर्ज कर देंगे। अब आप कहोगे सर पिछली क्लासेस क्या क्या? तो ये जो 11 क्लास इसमें हो चुकी है बस यही आपको रिकॉर्डेड देखनी होगी, बाकी सारी आप लाइव क्लासेस ही देखते रहोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको भले ही दिख रहा है कि 12 तारीख से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो बच्चे इस बैच में एनरोल कर चुके हैं खुद को, वो इस टाइम पर क्लास कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें डायरेक्टली यहां पर ही मर्ज कर दिया है। अब आपका इसमें फायदा क्या है? आपका फायदा ये है कि जो लोग फाउंडेशन बैच में अभी तक भी एनरोल नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास सीएचएसएल के बहाने से एक ऐसा मौका है कि आप केवल इतनी फी में इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि जो पुरानी 11 क्लास हैं ये आपकी रिकॉर्डेड ही आपको देखनी होगी, बाकी की आगे की आप के ऊपर है। आप जितनी जल्दी आप आज एनरोल कर लोगे तो आज ही से आप लाइव देख सकते हो। आप कल करोगे या 4 दिन बाद करोगे तो उसके बाद आपको उतनी रिकॉर्डेड देखनी होगी। दूसरा जो है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर इस बार सीएचएसएल में भी है, मेंस में और सीजीएल में भी है, अच्छा खासा वेटेज है। एक एक क्वेश्चन से 3-3 नंबर आपको मिलेंगे, तो कंप्यूटर का बैच लॉन्च करना लाजमी है। तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। ये बैच शुरू हो रहा है 24 दिसंबर से। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट बैच है ये हमारा मेंस का फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 19 दिसंबर से। ये जो बैच होगा इसकी खास बात ये होगी कि ये इसमें मैं स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में जो जितना भी जीएस जीके है स्टैटिक जीके के साथ वो सारा यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जो बैच है ये बैच आपका आने वाले टाइम में जो सीजीएल का मेंस के लिए जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं को टारगेट करके हम इस बैच को चला रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से आप बोल सकते हो वाइटल कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही एकदम छना हुआ कंटेंट और बहुत ही स्टडीड मटेरियल। तो आप इसके लिए ध्यान रखिए, 19 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के लिए जो भी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें ऐसा लग रहा है कि जिनको इस बार देना ही देना है मेंस, अगर आप ये मान के चलिए कि आपके 130 के आसपास हैं बन रहे हैं, आपके 65 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार आप चांस है 80 से ज्यादा % के चांस हैं कि आप मेंस में बैठ जाएंगे। तो आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।